बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसन एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। सरकार ने इसको जंगल में एक घर दे रखा था। उसका घर इस जगह से बहुत दूर था, तभी काम के सिलसिले में इसको ज़्यादातर यहाँ ही रहना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी और बच्चे के लिए उदास सा हो जाता था। शादी से पहले अलग बात थी, मगर जब से इसकी शादी हुई थी इस जगह अकेले इसका दिल नहीं लगता था। इसने कई बार अपनी बीवी से कहा था, मगर वो वहाँ आकर रहने के लिए तैयार ना हुई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे को संभालने में उसको अपनी माँ का सपोर्ट था, और दूसरी बात इसको जंगल के बीच बीच अकेले रहने से डर लगता था। मगर वो नहीं जानती थी कि इसका ये फैसला उसका कितना बड़ा नुकसान देने वाला है। हसन की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका एक 2 साल का प्यारा सा बेटा था, अरहम, और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। पहले तो वो हफ्ते बाद घर चक्कर लगाता था, मगर काम ज़्यादा था जिसकी वजह से 20-20 दिन गुजर जाते थे। वो बीवी और बेटे की सूरत तक न देख सकता था, और इस दफ़ा तो पूरा महीना होने को था। उसकी ज़िंदगी में घर का सुकून जैसे रहा ही न था, बस काम ही काम। उसकी आंखों में थकावट दिखने लगी थी, मगर रिदा इसकी तकलीफ़ को ना समझ पा रही थी। आज वो किसी काम से शहर गया था, और जब वो शहर से वापस जंगल की तरफ आ रहा था तो उसे काफ़ी देर हो गई थी। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा। गहरा सन्नाटा दूर दूर तक फैला था। आज चांद नहीं था, अंधेरा बहुत गहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी। हसन आराम से अपना सफ़र तय कर रहा था और अपनी ही किसी सोच में गुम था कि अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से उतरा तो हवाओं के झोंके इसे छू छू कर गुजरने लगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, रास्ता अब भी काफ़ी बाकी था। वो गाड़ी में हुई खराबी चेक करने लगा तो अचानक ही किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो 1-2 शीशा खड़ी थी। 2 दहाइयाँ रंगत, ज़रा कद, भरपूर जिस्म, लंबे स्याह बाल, और वो बहुत खूबसूरत थी। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी स्याह बड़ी बड़ी आँखें थीं। इनमें एक खुमार सा लड़की के होंठ के नीचे एक काला तिल था जो उसके हुस्न को मज़ीद निखार रहा था। उसके बाल खुले थे, मगर हसन इन मर्दों में से ना था जिनको हुस्न पिघला थे। दिल ही दिल में इसके हुस्न का कायल ज़रूर हुआ, मगर उसे अपनी बीवी ही सबसे ज़्यादा हसीन लगती थी। ये इसकी वफा और मोहब्बत थी। जी, वो बोला, जिस पर वो कुछ ना बोली, बस बड़ी बड़ी आंखों से इसे तकती रही। आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? हसन ने उसकी मदद करना चाही। मैं घर छोड़कर आई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, वो बोली। उसकी आवाज़ से रंगेज थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? एक रात मुझे पनाह दे दे, मैं कल कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। हसन ने इस पल यही सोचा कि इस वीरान जगह जवान लड़की को अकेला छोड़ना गलत होगा। तभी वो बिना इस पर निगाह डाले बोला, ठीक है, गाड़ी में बैठ जाइए, और गाड़ी ठीक करने लगा। वो चलती हुई गाड़ी में जाकर बैठी। उसने पायल पहन रखी थी जो कि हसन की पसंद थी। उसने कई बार रिदा से कहा और उसको तोहफे में पायल दी, मगर रिदा को पसंद न था। हसन ने नज़रअंदाज किया और अपने काम में मगन रहा। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था, और फिर वही हवा जिसका हसन को डर था। तेज़ बारिश शुरू हो गई। सर्दी की बारिश थी और इलाका भी पहाड़ी था। ऐसे इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है। हसन को अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। गाड़ी अब तक ठीक ना हुई थी। वो चारों न चार वापस गाड़ी में जा बैठा। वो पूरी तरह भीग चुका था। अब तो लगता है रात यहीं गुजारनी होगी, सुबह ही मैकेनिक मिल सकता है, वो बोला। वो लड़की नरमी से बोली। हसन ने आसपास नज़र दौड़ाई तो इसे एक झोंपड़ी किस्म का कमरा नज़र आया। दरअसल वो अकेला होता तो गाड़ी में भी सो जाता, मगर एक औरत उसके साथ थी जिसका इसे ख्याल करना था। आइए मेरे साथ, ये जैकेट आप पहन लें, वहाँ बैठ जाते हैं। गाड़ी में ठंड बहुत बढ़ जाएगी, वहाँ जगह खुश्क है, आग जलाने का कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ ही देर में वो लोग इस जगह मौजूद थे। हसन ने कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई थी। इस दौरान उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसका भाई किसी का कत्ल कर चुका था, और वो खुद सजा से बचने के लिए मुझे भी कत्ल कर देना चाहता था, ताकि इस कत्ल को गैरत के नाम पर किए जाने वाला कत्ल का रंग दे सके। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागी। माँ बाप नहीं है। हसन संजीदगी से इसे सुनता रहा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर होंठों के बीच रखी तो इसे अंदाज़ा हुआ सिगरेट तो भीग चुकी है। उसने गुस्से से सिगरेट ज़मीन पर फेंकी और पैर के नीचे मसल दी। इसे शिद्दत से तलब हो रही थी, मगर अब सब्र के अलावा कोई चारा न था।
काफ़ी देर खामोश छाई रही। बादल गरजते तो यूं लगता जैसे छत पर गरज रहे हैं। बिजली की चमक पल में एक रात को दिन बदल देती थी और सरदार बारिश यूं जारी थी कि जैसे कभी थमेगी ही नहीं। वो भीग कर और भी हसीन हो गई थी। ऐसे में हसन को इस लड़की की तरफ देखने में कशिश महसूस होने लगी। उसका दिल बुरी तरह इसकी तरफ खींचने लगा और फिर इसका नफ्स इसके काबू में न रहा। सुबह हो चुकी थी। वो दोनों हसन के फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। सड़क पर धुंध फैली हुई थी। जंगल अपना हुस्न दिखा रहा था। मंजर दिलकश था और मौसम भी बहुत प्यारा था। रात का तूफान थम चुका था लेकिन हसन के अंदर एक तूफान जारी था। इसे अपने वजूद से नफरत महसूस हो रही थी और रह रह कर रिदा के साथ बेवफाई का एहसास हो रहा था, मगर वो बेज़ाहिर खामोश था। कुछ दिन इस लड़की को अपने घर में रखा। हसन खुद को इस लड़की का भी कसूरवार समझता था। इस दौरान उसने लड़की से कोई गैर ज़रूरी बात न की और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता भी हया था। अब मज़ीद लड़की को बिना किसी रिश्ते के हसन न रख सकता था। वैसे भी रिदा इसे मज़ीद बेवफाई होती जा रही थी, मगर वो जब भी जाने का कहता हया कुछ दिन और रहने के लिए मेहनत करने लगती और वो मजबूर होकर रह जाता। आज बिलाखिर हया जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी, मगर उसे जाना था क्योंकि हसन अब इसे साफ अल्फाज में बोल चुका था। जाने से कुछ देर पहले वो हसन के लिए चाय बनाकर लाए और इसके बराबर में बैठ गए। हसन के सर में शदीद दर्द था। इसे इस वक्त चाय की तलब ही हो रही थी। शुक्रिया, वो बोला और चाय पीने लगा। वो बगौर हसन के चेहरे को देख रही थी। परेशान क्यों है? उसकी बात पर हसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो ऐसी ही थी। बिना कहे हसन की तकलीफ इसकी तलब समझ आ जाती थी और हसन हर बार ही हैरान रह जाता था। मैं फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी, आप फिक्र ना करें। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर मैं समझती हूँ, और वैसे भी वो गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मैं भी इसमें इतनी ही शरीक थी। वो नज़र झुकाकर बोली। उसकी आंखें नम थी। आप खुद पर बोझ न डालें, आपने कुछ गलत नहीं किया और वैसे भी मैं बहुत अकेली थी। ज़िंदगी में अब मुझे सहारा मिल जाएगा, कोई ऐसा जो मेरा अपना होगा। वो खोई ही सी बोली। मतलब? हसन समझा नहीं। मतलब मैं उम्मीद से हूँ, वो गर्दन झुकाकर बोली। आंसू उसकी खूबसूरत आंखों को भगोने लगे। इस पल वो मज़ीद हसीन लगने लगी थी। ये सुनते ही हसन का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात न हुई। हसन इसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था। गाड़ी वो बहुत तेज़ चला रहा था। बहुत सी सोचों का इंबार इसके दिमाग में था। परेशानी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इसको रह रह कर रिदा की याद आ रही थी। अचानक उसने ब्रेक लगाई। हया हैरत से उसे देखने लगी। वो कुछ देर चुप रहा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, शादी करोगी मुझसे? वो नहीं जानता था कि उसके बोले जुमले ने हया को जैसे जीने का मकसद दे दिया हो। वो तो पहली मुलाकात ही से हसन से मोहब्बत करने लगी थी, मगर शर्म ने कभी इजहार ना करने दिया था। वो समझ न सकी क्या बोले। अल्फाज साथ छोड़ गए हों, जैसे बोलो, हया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हया की आंखों में आंखें डालकर नरमी से बोला, मैं अपनी औलाद को यूं रुलने की खातिर नहीं छोड़ सकता। हया जो एक पल ये समझ बैठी थी कि शायद हसन भी वही सब महसूस कर रहा है जो कि वो कर रही है, अगले ही पल उसका ये बरम खाक में मिल गया। खैर से शादी भी इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो असबात में गर्दन हिलाकर जज्बात ऐसे अमट के आए कि वो खुद को रोक न सकी और फूट फूट कर रो दी। वो हसन के बारे में कुछ भी ना जानती थी। वो तो ये भी ना जानती थी कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। हसन निकाह करके इसको वापस कर ले आया। उसने इसे फार्म हाउस रखने का फैसला किया। दर्द से इसका सर फटा जा रहा था। वो बेड पर दराज था और हया सामने चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में उमंगों और ख्वाबों का समुंदर था। मार रहा था उसे वो पल मिल गया जो उसकी तमन्ना थी। और वैसे भी ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक खूबरो मोहब्बत करने वाला और इज्जत वाला सच्चा इंसान इसका जीवन साथी बने। हया के चेहरे पर उदासी की जगह एक चमक ने ले ली थी। हसन ने फैसला किया कि वो हया को सच बता दे अभी, और इसने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से हया की कॉल आ गई। सलाम दुआ के बाद उससे पहले हसन इसे सब बताता वो बोल पड़ी। उसने हसन को खुशखबरी दी कि आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। वो तो खुशी से चहक रही थी। अब जल्द ही मेरे पास आ जाएं। इसमें हिम्मत न थी कुछ बोलने की। हेलो, आप सुन रहे हैं? रिदा ने बोला।
हाँ ज़रूर, बस जल्दी आऊँगा, ये कह कर हसन ने फ़ोन बंद कर दिया। हया जो कुछ देर पहले अपने और हसन के आने वाली ज़िंदगी को लेकर तरह तरह के ख्वाब से जा रही थी, पल में सब चकनाचूर हो गया। वो समझदार थी, हकीकत समझ गई, मगर उसने कोई सवाल ना किया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए चाय और दवा लेकर आती हूँ। वो उठकर खड़ी हुई और जाने लगी कि हसन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हया बैठो, मेरी बात सुनो, बेहद मोहब्बत और नरमी से बोला और हया को अपने पास बिठा लिया। हसन ने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर उसने मुस्कुराकर हसन को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, मैं खुद रिदा को यकीन दिलाऊंगी कि ये शादी एक समझौता है और कुछ नहीं। और यही सच है कि हसन आप रिदा ही से मोहब्बत करते हैं। मैंने अभी अभी आपकी आंखों में देखा है, मेरे लिए तो आप मोहसिन हैं कि मुझे अपनाया आपने, मेरे लिए यही काफ़ी है। आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया और मेरे बच्चे को इसके बाप का नाम मिल गया। मैं वादा करती हूँ कि कभी आप दोनों के बीच नहीं आऊँगी, आप उन्हीं के साथ रहें, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब बोलकर तो जैसे हया ने हसन का आधा बोझ तो हल्का कर दिया था। कुछ दिन बाद हसन ने रिदा को सारी बात बता दी। रिदा को धचका लगा तो वो गुस्से से जैसे पागल हो गई। उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, बहुत रोई, बहुत तड़पी। हसन ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। दोनों रोते रहे, मगर रिदा के बस में न था इतनी बड़ी तकलीफ को यूं भूल जाना। एक तो उस रात की गलती, और फिर हसन ने उसे बीवी भी बना लिया और सारी ज़िंदगी साथ रखने वाला था। ये रिदा बर्दाश्त न कर सकी और घर छोड़कर चली गई। हसन अजड़ा अजड़ा सा रहने लगा, ज़हनी दबाव बहुत था, वो बस काम में मगन रहता। अपने बेटे और रिदा की याद उसे तड़पाती रहती थी और अपनी गलती का बोझ उसने हया से बात तक करना तर्क कर दिया था। दिन यूं ही गुजरते गए। वो कई बार रिदा के घर जा चुका था, हर तरह से उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर रिदा के लिए आसान न था। एक शाम हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसकी जान मुश्किल से बची, मगर वो बिस्तर पर पड़ गया। रिदा को जब ये पता चला तो वो तकलीफ से तड़प उठी और फौरन अस्पताल जाने का फैसला किया, मगर अगले ही पल इसे हसन की बेवफाई याद आ गई। उसके कदम वही रुक गए थे। हसन घर आ चुका था। जितने दिन अस्पताल में रहा, हया जी जान से उसकी खिदमत करती रही, दिन रात रोते रोते उसकी सेहत के लिए दुआ मांगती रही। घर आ जाने के बाद वो और ज़्यादा खिदमत करने लगी। हसन अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा था, खाना भी खुद ना खा सकता था। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया 24 घंटे ड्यूटी पर नर्स रखने का, मगर हया ने सारा ज़िम्मा अपने सर लिया। वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना, नहलाना, यहाँ तक कि दाढ़ी बनाना, हर एक काम में वो इसका सहारा बनी। और इसने कभी एक बार भी हसन को एहसास न होने दिया कि वो मुताज है। उसने खुद को हसन के वजूद का दूसरा हिस्सा बना लिया। वक़्त यूं ही गुजरता गया, मगर हसन की सेहत पर ख़ास असर ना पड़ा, जिसकी वजह से इसके एक दोस्त ने इसको दम करवाने का भी मशवरा दिया। और कुछ ही दिन बाद वो दोस्त अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आया। इन बुजुर्ग को हसन के कमरे में बिठाया गया था और हया खाना बना रहे थे। वो बुजुर्ग कुछ देर हसन के पास बैठे, कुरानी आयात पढ़कर दम किया और कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए। उनके चेहरे पर पसीना दिखने लगा। तुम्हारी दूसरी बीवी का ताल्लुक जन्नात में से है, वो इंसान नहीं है, जन्नात के कबीले की है, वो जो तुमसे इश्क कर बैठी और तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो गई। बुजुर्ग बोले। हसन हैरान रह गया, इसे तो यकीन ना हो रहा था। तब भी इसको यकीन दिलाने की खातिर बुजुर्ग बोले, कभी बहाने से अपनी बीवी को आग जला कर देखना, इस पर आग असर नहीं करेगी क्योंकि वो नारी मखलूक है। ये बोलकर बुजुर्ग उठकर चल दिए। उनका जिक्र का वक़्त हो चला था और उनके जाने के बाद हसन बहुत देर सोचता रहा। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इसने फैसला किया कि हया को मोमबत्ती से जलाकर अपनी तसल्ली कर लेगा। उसका दिल तो बिल्कुल नहीं मान रहा था हया को यूं तकलीफ देने का, मगर एक बहुत बड़ी हकीकत थी जिस पर वो पर्दा उठाना भी ज़रूरी था। फिर उसने यही किया। जब हया उसको खाना खिला रही थी, उसने अपने लाइटर की मदद से बहाने से उसका हाथ जला दिया, मगर इसको आँच तक न आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हसन के औसान खता हो गए। सुनो हया, वो बोला, जिस पर हया ने उसकी तरफ देखा जैसे जानती हो कि वो क्या सवाल करेगा। क्या तुम हम इंसानों में से नहीं? वो दो टोक बोला, जिस पर हया उठकर खिड़की के पास जा खड़ी, जो लॉन में खुलती नहीं थी। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने आपको धोखे में रखा, मगर आपको खोने से डरती हूँ। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना हुई।
وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا وہ کسی کو نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن یا اس کے گھر والے کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قسم ختم کر ڈالیں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسد نے ردہ کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ششد رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا اسد؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ حسن کو اتنی مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا، وہ میرے حسن کو لے جائے گی، اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ردہ خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم سب حسن کو اس جنگل سے نکال لیں گے۔ اسد نے جلدی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتا دیا۔ اس پیر نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بھاری فیس وصول کی۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے لے کر آنا، اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اسی کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن، اس دن ان بزرگ نے جو کہا اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے، تو نے اس کی وجہ سے بھابھی اور احمد کو چھوڑ دیا، میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے۔ یار کتنی بار اس کے گھر چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے بھی مجھے بےعزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا، میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا تھا، کیا کروں؟ ہر کوشش کی منانے کی، تو نہیں جانتا اسد کہ میں ردہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حیا مجبوری میں لے لیا گیا ایک فیصلہ ہے اور ردہ میری محبت ہے، مگر افسوس وہ یہ سمجھ نہ سکی میں نے بھابھی کو منا لیا ہے، وہ مان گئی ہے۔ اسد نے خوشخبری سنائی مگر حسن خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ردہ سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا تھا تب اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، مگر یہ بول کر وہ ردہ کی تعظیم کم نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے ان سب کی وجہ حیا ہے، مجھے ان بزرگ نے بتا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا حسن بول پڑا، اسد یار مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی، اب مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا۔ دن گزر گئے، 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کا رنگ زردہ پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی تھی کہ وہ کہیں جا سکتا۔ اس دوران اس سے ردہ کئی بار ملنے آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ بات کر سکتا تھا، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح حسن کچھ بول لے، مگر بیکار۔ خیر حسن کی حالات دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہ کیا تھا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح چیختے تڑپنے لگی اور دوسرے کمرے میں تھی، اور حسن اس کی آواز حسن کے کانوں میں پڑی جو درد سے چلا رہی تھی، مگر حسن اٹھ نہ پا رہا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا، مگر سب سے بیکار۔ دوسری طرف پیر نے حیا کے خلاف عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تکلیف سے تڑپ رہی تھی اب اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ پیر بابا اپنے کام میں مشغول رہا۔ اسد بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے دوست کی صحت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ پیر بابا کے عمل سے حیا اس کے خسار میں آ گئی۔ وہ اسی کمرے میں پڑی تڑپ رہی تھی، اس کا بدن جگہ جگہ سے جلنے لگا۔ حسن مسلسل اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑتا اس کے پاس جا پہنچا۔ حیا، وہ بے چینی سے حیا کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے تکلیف کے باوجود بھی حیا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان آ گیا تھا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ حسن کی موجودگی سے حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ کچھ ہی دیر بعد حیا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ایک حسن کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے حیا کو تھام رکھا تھا۔ حیا کچھ بولنے لگی جو ایسی زبان تھی جس کو سمجھنے سے حسن قاصر تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے ایسے دیکھنے لگا، میں جا رہی ہوں حسن، مگر اپنی محبت کی نشانی ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہی ہوں۔
میں سرکش ہوئی جس کی مجھے سزا ملی، مگر یہ میری غلطی کی سزا میرے بچے کو نہ ملنے دینا۔ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنے بچے کو چوما، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ حیا کے آخری الفاظ تھے۔ پھر وہ جلس کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ حسن کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ اسد دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے شہر والے گھر لے گیا۔ حسن اب بھی ڈھیلا تھا۔ اگلے ہی دن حسن کے ایک اور بیٹا اس دنیا میں آ گیا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ حسن کی طبیعت ناساز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے اسپتال گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ ردا لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ حسن سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا گیا، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن کی آواز میں درد تھا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی حسن نے اسے پریشان نہ کرنا چاہا اور کچھ ہی دیر خاموش بیٹھا، زمین پر گھٹتا رہا۔ پھر اٹھ کر ردا کے پہلو میں آ بیٹھا اور نرمی سے ردا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم میرا مان رکھو گی؟ میرے اس بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹوں کی طرح پالو گی، اس کی ماں بنو گی؟ جس پر ردا اسک کر رو پڑی اور حامی بڑھتے ہوئے حسن کے گلے لگ گئی۔ حسن نے بھی اس کو سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔